इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 साइंस का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मेरा बगीचा। चैप्टर 1, 2 और 3 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का वर्णन लेखक करते हैं। लेखक कौन है? एक छोटा सा लड़का है, ठीक है ना। ये तो लड़का बोलता है, मेरे पिताजी का तबादला राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ नामक कस्बे में हो गया था। तबादला यानी ट्रांसफर। आपको बता चुके हैं हिंदी के चैप्टर 1 में कि राजस्थान भारत के किस तरफ है। तो राजस्थान भारत के किस तरफ है? पश्चिम दिशा में। तो लड़का क्या बोलता है? मेरे पिताजी का तबादला राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ नामक कस्बे में हो गया था। और आपसे पूछेगा कि लेखक के पिताजी का तबादला किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ हुआ था? लक्ष्मणगढ़ नामक कस्बे में। आगे बोला जा रहा, उन्होंने वहां घर ले लिया था। जल्दी ही मुझे व माँ को भी वहां जाना था। अंततः वह दिन भी आ गया जब मैं और माँ वहां पहुंचे। तो लेखक के पिताजी राजस्थान पहुंच गए और वहां पर सारा इंतजाम करने के बाद लेखक और उनकी माँ को बुलाया। पिताजी हमें लेने आए थे। पिताजी ने नए घर के बारे में बताया और हम सब घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद एक चार दीवारी दिखी। यहाँ पर चार दीवारी क्या है? छूट गया, किताब में ही छूटा हुआ। उस चार दीवारी के अंदर एक जैसे अलग अलग बहुत से घर थे। एक बड़ा सा चार दीवारी था, इसमें ढेर सारा घर था, ठीक है, ढेर सारा। लेकिन क्या है? एक जैसा ही घर था, एक जैसा ही। जैसे आप देखे होंगे सरकारी स्कूल, तो एक ही कलर से पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। उसका तल्ला अलग हो सकता है, कोई 2 तल्ला, कोई ग्राउंड फ्लोर ही सिर्फ रहे, कोई 3 तल्ला, लेकिन रंगा हुआ सेम ही रहता है, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि कौन स्कूल सरकारी है। उसी प्रकार जो सरकारी भवन होते हैं ना, ठीक है, सरकारी भवन जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको फ्लैट दिया जाता है इसमें। तो ये सब एक ही रंग से रंगे हुए रहते हैं ताकि वो पहचान में आ सके कि कौन सरकारी बिल्डिंग है। तो यहाँ पर लड़का क्या दिखता है कि एक बड़ा सा क्या है? चार दीवारी है, ठीक है, चार दीवारी है। और अंदर क्या है? ढेर सारा है ना, ढेर सारा बिल्डिंग है, ठीक है, और सभी एक ही जैसा है। पिताजी ने बताया कि यह कॉलेज का कैंपस है, ठीक है, कॉलेज का कैंपस। कॉलेज का कैंपस क्या होता है? एक बड़ा सा रहेगा घेरा हुआ, ठीक है, और कॉलेज में तो रहेगा ही बनाया हुआ बिल्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्लास होगा और इसके किनारे किनारे है ना, थोड़ा दूर दूर क्या, और बाकी रूम बनाए हुए रहते हैं, बिल्डिंग बनाए हुए रहते हैं। इसमें सभी जो टीचर होते हैं ना, प्रोफेसर, कॉलेज में पढ़ाने वाले को टीचर नहीं प्रोफेसर कहते हैं, और जो कर्मचारी होते हैं उनको रहने के लिए घर दिया जाता है, फ्लैट दिया जाता है, समझे। एक चार दीवारी है, यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या इसमें पढ़ाई होगा इस बिल्डिंग में, ठीक है। उसके बाद के जितने सारे घर रहेंगे ना, ठीक है, जितने सारे बिल्डिंग रहेंगे इसमें फ्लैट दिया जाता है। जो प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं कॉलेज में उनको, और बाकी जो कर्मचारी हैं काम करते हैं उनको। पिताजी ने बताया कि यह कॉलेज का कैंपस है और यहाँ हमारा घर भी है। चार दीवारी के अंदर घुसते समय देखा कि वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड था, एक बड़ा सा बोर्ड था। बोर्ड पढ़ने पर पता चला कि हमारे कैंपस में तितलियों की 17 प्रजातियां तथा पक्षियों की 87 प्रजातियां हैं। तितली का कितना? 17 प्रजाति, और पक्षी कितना है? 87 प्रजाति का है, ठीक है, ढेर सारा प्रजाति है। इस तस्वीर को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर पेड़ पौधे के बारे में और जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। सिर्फ यहाँ पर तितलियों की प्रजाति के बारे में बताया गया है और पक्षियों के बारे में बताया गया है। सिर्फ इतने पक्षी नहीं है, 87 प्रजाति का पक्षी है, ठीक है, 87। आगे बोला जा रहा है, मैंने सोचा कि यहाँ केवल तितली व पक्षियों के बारे में ही लिखा है, पेड़ पौधों जानवरों के बारे में नहीं। तो सही बात है। खैर, अब ये सवाल आया है, आपको इसका जवाब देना है। पहला में बोल रहा है, पृष्ठ 1 के चित्रों को देखिए, बताइए इससे आपको क्या क्या पता चला। ये पृष्ठ 1 का, पृष्ठ यानी पेज, तो पेज 1 का चित्र है। इस पृष्ठ को देखकर आपको क्या क्या पता चला? इसमें तितलियों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में बताया गया और पक्षियों के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पर जानवरों के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है, पृष्ठ 1 के चित्रों को देखिए, देख लिए, बताइए इससे आपको क्या क्या पता चला, ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है, आप अपने इलाके के कौन कौन से जंतु जानवर या पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं।
उनकी सूची बनाइए। तीसरा सवाल है, किन्हीं दो जंतु एवं दो पेड़ के बारे में लिखिए। तो अपने मन से लिखना है ये और ये अपने मन से लिखना है, और ये तो क्या है, चैप्टर से ही सवाल है। तो ये दोनों को लिख के आपको दिखाएंगे, और ये तो चैप्टर में ही इसका आंसर है। तो इसका आंसर कहाँ, यहीं पर है कि सिर्फ तितली और पक्षी के बारे में बताया गया है, पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में नहीं। आंसर लिखेंगे, चित्र को देखने से पता चलता है कि यहाँ केवल तितली और पक्षियों के चित्रों को ही दर्शाया गया है, पेड़ पौधों तथा जानवरों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, तितली तो दिखाया गया, लेकिन क्या यहाँ पर तितली की विभिन्न प्रजातियों को भी दिखलाया गया है। दूसरा सवाल पूछ रहा था, आप अपने इलाके के कौन कौन से जंतु जानवर या पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, उनकी सूची बनाइए। ठीक है, जंतु जानवर और पेड़ पौधे, तो आपके इलाके में जो जो जंतु जानवर और पेड़ पौधे मिलते हैं आप उनके बारे में लिखिएगा। एक आपको लिख के दिखाते हैं जो मेरे इलाके में मिलता है। मेरे इलाके के जानवर हैं, कुत्ता तो गली में दिख जाता है, बिल्ली भी दिख जाती है, गाय भैंस बैल, सांड बकरी घोड़ा हाथी खरगोश चूहा आदि। ये आदि लिखना क्या बहुत जरूरी है। आदि लिखने का मतलब क्या, ढेर सारे जानवर मिलते हैं, उनमें से कुछ का नाम यहाँ पर लिखे हैं, तो आदि लिखना बहुत जरूरी है। आदि ये सूचित करता है कि और भी ढेर सारे जानवर हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखे हैं। मेरे इलाके के पेड़ पौधे हैं, फिर यहाँ पर डैश दे दिए, फिर आगे लिखेंगे तुलसी। तुलसी तो घर में ही देखने को मिल जाता है छत पर। आम केला जामुन अमरूद बैर पीपल बरगद शीशम नींबू आदि। देखिए यहाँ पर भी आदि लिखे हैं और यहाँ पर भी आदि लिखे हैं। तो आप अपने इलाके के जंतु जानवर और पेड़ पौधों के बारे में लिखिएगा, एक आपको लिख के दिखा दिए। अगला सवाल है, किन्हीं दो जंतु एवं दो पेड़ के बारे में लिखिए। दो जंतु और दो पेड़ के बारे में लिखना है, तो आपको जो पसंद है वो लिखिएगा। यहाँ पर लिख के आपको दिखाते हैं कि किस तरह लिखना है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो जानवर और पेड़ के बारे में बताएंगे तो थोड़ा थोड़ा ही बताना है, नहीं तो इसका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जानवर का क्या बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद ये क्यों उपयोगी है ये बता देंगे। इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक ना, उसके बाद इसकी उपयोगिता को लिखेंगे। तो लिखेंगे दो जंतुओं के नाम निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित, देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं, नी अधम और ना, निम्न, तो वही है यहाँ पर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर लिखेंगे, दो जंतुओं के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है गाय। गाय एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है, इंट्रोडक्शन दे दिए। अब इसकी उपयोगिता को लिखेंगे, इससे हमें दूध प्राप्त होता है, इसका गोबर फसलों के लिए अच्छा खाद होता है। जब हम गोबर खाद खेत में डालते हैं तो फसल उत्पादन बहुत अच्छा होता है। दूसरा लिखेंगे बैल। बैल एक पालतू पशु है, यह खेत की जुताई तथा बैलगाड़ी को खींचने में काम आता है। ठीक है, खेत की जुताई तथा बैलगाड़ी को खींचने में काम आता है। अब पेड़ के बारे में लिखते हैं, दो पेड़ निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित यानी नीचे लिखे गए हैं। पहला लिख देते हैं आम। आम को फलों का राजा कहते हैं, यह ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में प्राप्त होता है। दूसरा पेड़ के बारे में लिख देते हैं अनार। ठीक है, अनार लाल रंग का होता है। अनार में प्रचुर मात्रा में लाभदायक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फाइबर विटामिन और खनिज होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, प्रोटीन है ना, ये मसल्स बनाने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का काम करता है। फाइबर क्या करता है, फाइबर बाकी भोजन के साथ मिल करके भोजन को अच्छे से पचाने में सहायता करता है। और विटामिन हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और जो खनिज है ये भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी है बहुत ज़्यादा। ऐसा अनार का क्या बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है, झाड़ी जैसा होता है। ठीक है ना, झाड़ी जैसा, इस तरह से रहेगा झाड़ी जैसा। देखिए अगला सवाल है, इन सब के बारे में आपको कैसे पता चला। ये जो जानवर लिखे हैं ना, गाय बैल, और पेड़ लिखे हैं आम का पेड़ अनार का पेड़। अनार का पेड़, ठीक है, आपको पहले ही बता चुके हैं, बड़ा बड़ा क्या होता है, झाड़ जैसा रहता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको कैसे पता चला, यही पूछा जा रहा है। तो आपको कैसे पता चला ये आप लिखिएगा, एक आपको लिख के दिखाते हैं कि हमको कैसे पता चला था। देखिए उत्तर लिखेंगे, गाय और बैल के बारे में मुझे अपने नानी के गांव से पता चला था। तो नानी घर में क्या, घर में ही था गाय और बैल। आम का पेड़ तो मेरे इलाके में ही था। और अनार के बारे में सबसे पहली बार मुझे किताब से मालूम हुआ, क्योंकि उसमें पढ़ना रहा था अ से
अनार, ठीक है, आ से आम, त से अनार, अनार से ही क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो यहीं से अनार के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए आगे लिखा हुआ है, स्कूल से जब हर्बेरियम के लिए फूल, पत्ती एवं पौधों के 10 अलग अलग किस्म इकट्ठा करने को कहा गया, तो मैंने सोचा कि कैंपस में घूमकर इकट्ठा कर लूंगा, ठीक है ना, इकट्ठा कर लूंगा। कहाँ, कैंपस में घूम करके। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हर्बेरियम क्या होता है। देखिए हर्बेरियम कहते हैं वनस्पति संग्रहालय को। इस संग्रहालय में क्या होता है, सूखे पौधे, पत्ते और फूल ये सब जमा किए जाते हैं और उसके बारे में नीचे है ना अच्छे से लिखा हुआ रहता है, उसके बारे में ज्ञानवर्धक बातें लिखी हुई रहती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम यानी वनस्पति संग्रहालय। स्कूल से जब हर्बेरियम के लिए फूल, पत्ती एवं पौधों के 10 अलग अलग किस्म इकट्ठा करने को कहा गया, तो लड़के को कहा गया क्या, फूल, पत्ता और पौधों के 10 अलग अलग किस्म जमा करने को। तो लड़का क्या सोचा कि कैंपस में घूम करके वो जमा कर लेगा, ठीक है, 10 अलग अलग किस्म के फूल, पत्ती और पौधे, क्योंकि कैंपस में ढेर सारे पेड़ पौधे थे। माँ ने बताया यही घास वाले बगीचे के आसपास देख लो। लड़का जब अपनी माँ से बोला कि हमको तो फूल, पत्ती और पौधे के 10 अलग अलग किस्म जमा करना है, तो उसकी माँ बोले कि पास कहीं जो है ना घास वाला बगीचा है उसमें देख लो, मिल जाएगा। घास वाले बगीचे में ही मुझे 11 तरह के पौधे, फूल, पत्ते और किसी किसी में फल भी मिल गए, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे बुटकुन, ठीक है, छोटा छोटा होता है, तो सब क्या है, फल है। तो घास वाले बगीचे में मुझे 11 तरह के पौधे, फूल, पत्ते और किसी किसी में फल भी मिल गए। इसमें एक उदाहरण क्या है, बुटकुन का आप दे सकते हैं, छोटा छोटा रहता है, ब्लैक ब्लैक, जरूर आप देखे होंगे, जहां तहां उग जाता है। हर्बेरियम क्या है यह तो पता नहीं था, मगर इसके बारे में सोचने के बजाय और पौधों को देखने लगा, ठीक है, और पौधों को देखने लगा। 11 तरह के पौधे पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन लड़का क्या बहुत एक्साइटेड हो जाता है और पौधों को देखने के लिए, ठीक है। तो लड़के को पता ही नहीं कि हर्बेरियम क्या होता है, बस मैडम बोल दी कि फूल, पत्ती और पौधों के 10 अलग अलग किस्म ढूंढ के लाना, ठीक है, उसको हर्बेरियम में रखेंगे, ठीक है। तो लड़का पूछा भी नहीं कि हर्बेरियम क्या होता है, बस फोकस किस पे है, ये ढूंढने पर। जहां एक ही प्रकार के पौधों को दूब घास उगाकर घास वाला बगीचा बनाया गया हो, वहां आखिर इतने तरह के पौधे कहाँ से आए, मैं हैरान हो गया, ठीक है। तो कहाँ गया था, घास वाले बगीचे में गया था, तो 11 तरह के पौधे मिल गया। 10 को जमा करने गया था, 11 तरह के मिल गया, तो बढ़िया बात है, एक ज्यादा है। लेकिन लड़का क्या हैरान हो गया, सोच में पड़ गया क्या कि ये जो है ना घास का बगीचा, इसमें तो एक ही तरह का ढेर सारा घास लगा करके ये बगीचा बनाया गया, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे कहाँ से आ गए। ये तो घास वाला बगीचा है, तो विभिन्न प्रकार के पौधे कहाँ से आ गए, तो वो सोच में पड़ गया। चैप्टर 3 बीजों का बिखरना में आपको बता चुके हैं इसका आंसर। आपको बता चुके हैं कि पेड़ पौधे के बीज एक जगह से दूसरी जगह विभिन्न माध्यमों से जाते हैं, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, ठीक है, इस तरह से विभिन्न माध्यमों से जाते हैं। तो घास वाला बगीचा है, ठीक है, घास स्पेशल स्पेशल घास लगा करके ये बगीचा बनाया गया था। आप शहर में भी देखे होंगे कि एक ही प्रकार का घास खाली उगा हुआ है, लेकिन गांव में देखे होंगे खेत में कि ढेर सारा जंगली घास उगा हुआ, ढेर सारा घास उगा हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही तरह के घास उगा करके घास वाला बगीचा बनाया गया था। तो लड़का हैरान हो गया कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधे कहाँ से आ गए। ये तो आसान है, आपको 3rd चैप्टर में पहले ही पढ़ा चुके हैं, क्योंकि बीज आया होगा यहाँ पर विभिन्न तरीका से, और ये बीज अनुकूल अवस्था प्राप्त करके बीज से पौधा निकल गया। तो पूछा जा रहा है सवाल, घास वाले बगीचे में अलग अलग पौधा मिलने का क्या कारण हो सकता है, दोस्तों से चर्चा करके लिखिए, ठीक है, दोस्तों से चर्चा कर लिखिए। तो चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है, सारा हम ही बता देंगे, ठीक है। उत्तर लिखेंगे, घास वाले बगीचे में अनेक पशु पक्षी आते हैं जो दूसरे जगहों से बीजों को लाते हैं, ठीक है। पक्षी फल के खाए गए बीजों को मल द्वारा बाहर निकाल देते हैं, यही बीज अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं। इसी कारण घास वाले बगीचे में अलग अलग पौधे मिलते हैं। जैसे मान लीजिए तोता है, तो अमरूद को खाता है, तो अमरूद का बीज है ना काफी कठोर होता है, तो उसके पेट में नहीं पचता है, तो जब वो मल करता है तो बीज निकल आता है। जब उसी बीज को है ना
पर्याप्त मात्रा में सूरज का प्रकाश, मिट्टी, हवा, ठीक है, पानी, ये सब मिलता है तो वो बीज क्या होता है, अंकुरित हो जाता है और पौधा निकल गया। वही पौधा बढ़ते बढ़ते है, ठीक है, अगर उसको कुछ डिस्टरबेंस नहीं हुआ तो पेड़ बन सकता है, ठीक है। तो इसी तरह बोला जा रहा है कि पक्षी फल के खाए गए बीजों को मल द्वारा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि बीज तो पचता नहीं उनके पेट में। यही बीज अनुकूल मौसम में, अनुकूल मौसम का मतलब क्या है, ठीक है, अनुकूल मौसम है ना, जनरली क्या होता है, बरसात का मौसम होता है, उस वक्त बीजों को अंकुरित होने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल पाता है। आप जरा सोचिए, जून के महीना में क्या है, पानी बिल्कुल कमी होता है, जून के महीने में पानी का बिल्कुल कमी होता है, जिसके कारण बीजों का अंकुरण ठीक से नहीं हो पाता। अब बीज यहाँ तक कि सूख जाते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में आप देखे होंगे, आम का बीज इधर उधर फेंका हुआ होगा तो देखते हैं कि उससे पौधा निकल आता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। मैंने घर के पास वाले तालाब में तो अभी तक देखा ही नहीं था, पता नहीं और कितने प्रकार के पौधे वहां होंगे, ठीक है। मैडम बस बोली है 10 प्रकार का जमा करना है, वो 11 प्रकार का जमा पहले ही कर चुका है, फिर भी एक्साइटेड है। वो सोच में पड़ जाता है कि अभी तो हम घास के मैदान में 11 तरह का मिला है, घास के बगीचे में 11 तरह का मिला है, अभी तो तालाब में देखना बाकी ही है, क्योंकि पानी में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। मैंने जिन पौधों को इकट्ठा किया उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। ये घास के बगीचे से इकट्ठा किया गया, ठीक है। इकट्ठा तो किया गया 11 तरह का, लेकिन यहाँ पर 6 तरह का दिखाया गया है। जैसा कि देख सकते हैं, इसका पत्ता क्या बड़ा है और चौला है, इसका पत्ता छोटा छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा क्या हरा हरा है। इसका पत्ता देखते हैं कि ऐसे कि एकदम लंबा लंबा है, ठीक है। इसका पत्ता तो बहुत छोटा है और पतला है, इसका पत्ता तो बहुत ज़्यादा पतला है, ठीक है, ऐसे है ऐसे ऐसे देखते हैं, पतला पतला है। तो यहाँ पर पौधा दिया हुआ है 6 गो। आगे देख सकते हैं यहाँ पर पत्ती दिया हुआ है, ठीक है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ऐसे आप सोच रहे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसको हमें है ना मिलाना है, ठीक है। 6 का कौन होगा, 5 का कौन होगा, ये हमें मिलाना है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि फर्स्ट पौधा का फर्स्ट पत्ता है, सेकंड पौधा का सेकंड पत्ता है, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए, अब जंगली फूल देखिए, जंगली फूल भी दिया हुआ है 6 गो। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। दिए गए चित्रों को देखकर मिलान कर लिखिए कि कौन से फूल और पत्ते एक ही पौधे के हैं। एक उदाहरण किया हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं कि चौथा पौधा का पत्ता कौन है, 6ठा नंबर का है। फूल कौन सा है, 3 नंबर का है, समझें। तो 4 6 3 देखते हैं इसको, 4 6 3, देखिए 4 देख सकते हैं। ये जो पौधा है ना, ये पौधा है, इसका पत्ता कौन है, ये है, ठीक है, इसका पत्ता ये है। फूल देखिए, फूल क्या है, ये है 3 नंबर का, ठीक है। तो इसी तरह आपको मिलाना है। तो देखिए 1 नंबर का जो पौधा है ना, 1 नंबर का जो पौधा है, इसका पत्ता है चौथा नंबर का। और अगर फूल की बात करें तो फूल भी क्या है, चौथा नंबर का, ठीक है। तो 1 4 4 हो गया। और आगे पढ़ेंगे तो देखिए 2 नंबर का फूल और 2 नंबर का पत्ता, ये है 2 नंबर के पौधे का, ठीक है। तो 2 2 2, ठीक है। इसी तरह क्या हो जाएगा, इसी तरह 3 नंबर का जो पौधा है ना, इसका पत्ता है 3 नंबर का, ठीक है। और फूल की अगर बात करें तो फूल है 5 नंबर का। इसी तरह आपको लिख के बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए स्पेशल लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेने का मन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दिए हैं, उस पर क्लिक करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ ये सारा है ना, मिल जाएगा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ। 2 एक जैसे पौधे। पौधा छांटते समय, छांटते यानी अलग करते समय, पौधा छांटते समय दूब घास के पौधों पर मेरी नजर गई। याद आया माँ ने पूजा के लिए एक जैसे 3 पत्ते वाला दूब मांगा था। यहाँ पर पूजा के लिए माँ मांगे थे क्या, एक जैसे 3 पत्ते वाला दूब, ठीक है। 3 पत्ता ही होना चाहिए, ठीक है। एक पौधा है तो इसमें ऐसे 3 पत्ता रहना चाहिए, इसमें भी क्या रहना चाहिए, 3 पत्ता ही रहना चाहिए, ठीक है। तो कितना चाहिए, एक जैसे 3 पत्ते वाला दूब मांगा था। आगे बोला जरा, मैं हर्बेरियम के लिए इकट्ठा किए गए पौधे, पत्तों और फूलों को एक तरफ छोड़ रखा था और 2 एक जैसे दूब के पौधे ढूंढने में लगा हुआ था। काफी देर तक उलझा रहा, ठीक है।
तो यहाँ पर लड़का क्या ढूंढता है, दूब के पौधे ढूंढता है। कितना, 2 गो, ठीक है। उसमें सोचता है ना कि क्या 3 पत्ते वाला दूब ही रहना चाहिए। तो देखिए काफी देर तक उलझा रहा, मिला ही नहीं। एक ऐसा दूब चाहिए जिसमें क्या 3 पत्ता ही हो, सिर्फ 3 पत्ता, ठीक है, और एक जैसा होना चाहिए, पत्तों की संख्या सेम होनी चाहिए, और कितना, 3 होना चाहिए। लेकिन लड़का ढूंढा, मिल ही नहीं रहा था, मिल ही नहीं रहा था, तो काफी देर तक उलझा रहा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा, ऐसा क्यों है कि 2 एक जैसे दूब घास के पौधे ढूंढने में दिक्कत हो रहे थे, सोचकर लिखिए। तो देखिए आंसर लिखेंगे, 2 एक जैसे दूब घास के पौधे में पत्तियों की संख्या में अंतर थे। कोई दूब 2 पत्ती वाला था तो कोई 3 पत्ती वाला। यही कारण था कि 2 एक जैसे दूब घास के पौधे ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। तो लड़का ढूंढ रहा था ना, तो किसी में क्या था, किसी में 3 गो था पत्ता, किसी में था 2 गो पत्ता था, किसी में हो सकता है कि 5 गो पत्ता हो, ठीक है, 5 गो, लेकिन सेम संख्या वाला पत्ता ना नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, कोई 2 पत्ते वाला था, कोई 3 पत्ते वाला, तो पत्तियों की संख्या में अंतर था, भिन्न भिन्न पत्ती वाला दूब था, लेकिन सेम मिल ही नहीं रहा था। आगे बोला जा रहा है, आप भी अपने घर के पास दूब के एक जैसे पौधे ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो आपके घर के पास कोई पार्क है, कोई गार्डन है, कोई फील्ड है या खेत है, तो आप वहां पर ढूंढ सकते हैं, ठीक है, दूब के एक जैसे पौधे। तो ढूंढने का प्रयास कीजिए। जड़ के पास पानी डालकर खुरपी या ऐसी किसी चीज से पौधों को निकालिए। तो क्या बोला जा रहा है कि पौधा है ना, पौधा जिसका जड़ लगा हुआ क्या मिट्टी में, तो आपको क्या देना है, पानी देना है ताकि मिट्टी गीला हो जाए। फिर खुरपी या इसी तरह का कोई नुकीला चीज जैसे कुदाल, तो क्या करना है, मिट्टी को कोड़ना है, ठीक है, मिट्टी को कोड़ना है ताकि इसकी जड़ को ना कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो हमको जड़ सहित पौधे को उखाड़ना है ताकि हम सब जड़ का कंपैरिजन कर सकें, जड़ का तुलना कर सकें। इसलिए बोला जा रहा है कि खुरपी या किसी ऐसी चीज से पौधों को निकालना है ताकि जड़ टूटे ना। करीब करीब एक जैसे 2 दूब घास के पौधे निकालिए और उनको गौर से देखिए। उनका परीक्षण कुछ इस प्रकार से कीजिए, ठीक है। तो 2 दूब अगर निकाल लिए हैं ना, घास के पौधे निकाल लिए हैं, ठीक है, एक जैसे 2 दूब घास के पौधे निकाल लिए हैं, तो उनको गौर से देखना है और क्या बताना है, उन पौधों में आपको क्या समानताएं नजर आए। समानताएं यानी क्या, ठीक है, दोनों पौधों में क्या, दोनों पौधा में जो गुण है ना वो सेम रहना चाहिए, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे समानताएं। तो आपको क्या क्या समानताएं नजर आए, ठीक है। इसमें एक बताया गया है, पत्ती का आकार एक जैसा है। तो जाहिर सी बात है, एक तरह का पौधा लिए हैं तो पत्ती का आकार तो एक जैसा रहेगा ही। पत्ती छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन पत्ती का आकार सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आम का है तो इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए, ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन आकार क्या है, सेम ही है, ठीक है, लंबा सा, ठीक है, और कम चौड़ाई वाला। तो वही बोला जा रहा है, पत्ती का आकार एक जैसा रहेगा क्योंकि 2 दूब घास के पौधे है ना सेम ही लिए हैं। और क्या क्या सेम होगा दोनों में, तो के को भरना है, 1 2 3 4 5 को भरना है। देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है, उन पौधों में तुम्हें क्या भिन्नताएं दिखी। भिन्नताएं यानी दोनों पौधों में क्या आपको क्या क्या दिखा जो अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग। देखिए एक बताया गया, पत्ती की लंबाई एक जैसी नहीं थी। लंबाई, ठीक है, कोई पत्ती क्या ज्यादा लंबा था, कोई पत्ती छोटा था, ठीक है, कम लंबाई का था। तो आपको तो पहले ही बता चुके, आकार सेम रहेगा लेकिन लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकता है। एक आपको बताया गया, बाकी भरना है। 2 पत्तियों के बीच की दूरी कैसी थी ये भी भरना है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा था, उन पौधों में आपको क्या समानताएं नजर आई। यानी 2 पौधे है ना, दूब के पौधे निकाले हैं, उखाड़े हैं जमीन से, तो दोनों में सेम गुण होना चाहिए, उसी को बोलते हैं समानता। ठीक है, पहला समानता है पत्ती का आकार एक जैसा है। दूसरा है कि डंठल का आकार एक जैसा है। तीसरा है कि जड़ एक जैसा है। जड़ 2 प्रकार का होता है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। ठीक है, क्लास 6 है ना, क्लास 6 साइंस का भी वीडियो आप देखिए, तब आपको पता चलेगा कि जड़ कितने प्रकार का होता है। 4 है ऊपरी भाग एक जैसा। ऊपरी भाग यानी तना, ठीक है ना, तना एक जैसा है। 5वां समानता था
कि फूल एक जैसा है, ठीक है, दोनों पौधे सेम ही हैं तो फूल भी उगेगा तो क्या है, सेमी कलर का उगेगा, सेमी आकार का उगेगा, ठीक है। सेमी आकार, आकार मतलब क्या, छोटा बड़ा हो सकता है, लंबाई चौड़ाई छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन आकार सेम रहेगा। अगर इसमें एक पौधा में जो फूल है ना गोल उग रहा है तो दूसरा में भी क्या हो, गोले उगेगा, ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है, शुरू में तो छोटा ही रहेगा। वे समान रंगों हरे के थे, ठीक है, दोनों पौधा क्या थे, हरे थे, तो ये सब क्या हो गया, समानताएं हो गया। अब क्या पूछ रहा था, उन पौधों में तुम्हें क्या भिन्नताएं दिखी, यानी दोनों में क्या अलग अलग गुण दिखा, अलग अलग। तो पहला था कि पत्ती की लंबाई एक जैसी नहीं है, कोई पत्ती क्या ज्यादा बड़ा था, कोई पत्ती क्या छोटा बड़ा था, एक पत्ती बड़ा था एक पत्ती छोटा था। दो पत्तियों के बीच की दूरी समान नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह से पौधा था, इस तरह से, ठीक है, ये क्या हो गया, ये मिट्टी में जड़ हो गया, ठीक है। एक और पौधा ले लेते हैं, एक और पौधा, इसमें क्या, इसमें मान लेते हैं कि ये क्या है, जड़ है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दो पत्तियों के बीच की दूरी समान नहीं है। तो देखिए ये दो है ना, दो पत्ती, दोनों के बीच की दूरी इतना है और इसमें क्या है, इसमें कम है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, दो पत्तियों के बीच की दूरी समान नहीं है। और बोला जा रहा है जड़ों की लंबाई समान नहीं है, जो है ना ये पौधा, देखिए ये पौधा क्या बड़ा है, तो इसका जड़ क्या है, इसका जड़ थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था, ठीक है, और इसका जड़ क्या था, छोटा था, क्योंकि ये क्या छोटा पौधा है। आगे बोला जा रहा है उनकी वृद्धि दर समान नहीं है, यानी एक पौधा बड़ा है एक पौधा छोटा है, उनकी मोटाई समान नहीं है। तो जाहिर सी बात है तना क्या होगा, मोटा होगा, क्योंकि ये पौधा क्या है, बड़ा है, ठीक है, और ये पौधा का छोटा है तो तना क्या होगा, पतला सा होगा। आगे बोला जा रहा है वे सभी समान जगहों पर उगे नहीं है, ये पौधा है ना, ये पौधा कहीं और हो सकता है और ये पौधा कहीं और उगा हुआ हो सकता है, ठीक है ना, तो अगल बगल नहीं हो सकता है। तो क्या क्या भिन्नताएं हो सकती है ये सब यहाँ पर लिख दिए हैं। आगे बोला जा रहा है आप इस तरह का अवलोकन, यानी इस तरह का भिन्नता और समानताएं निकालने वाला जो प्रोसेस है वो, आप इस तरह का अवलोकन ऐसे और भी कुछ छोटे पौधों के साथ कर सकते हैं, जैसे सदाबहार के छोटे पौधे या किसी मौसमी फूल के पौधों के साथ। यानी कि बोला जा रहा है कि जो जंगली पौधा है ना उसके साथ आप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई पौधा जो छोटा हो, ठीक है, छोटा, ऐसा करने में मुझे तो बड़ा मजा आया। देखिए आगे पढ़ते हैं, हर्बेरियम कैसे बनाएं। हर्बेरियम यानी वनस्पति संग्रहालय कैसे बनाएं। तो वनस्पति संग्रहालय कैसे बनता है, सूखे पौधे, सूखे पत्ती, सूखे फूल, ये सब को जमा करके, ठीक है, संग्रह करके उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करके कि कहाँ उगते हैं, ठीक है, इनकी लंबाई कितनी होती है, फूल किस रंग के होते हैं, इसी तरह ढेर सारा ज्ञान ग्रहण करके क्या करते हैं, लिख देते हैं नीचे। तो क्या हो गया, हर्बेरियम बन गया। तो तरीका आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से पौधे, फूल और पत्तों को सुखाते हैं ताकि वो सिकुड़े नहीं, बस सूख जाए, और फिर उसको क्या करेंगे, हर्बेरियम में रख देंगे। तो हर्बेरियम कैसे बना, अरे मैं तो हर्बेरियम के लिए इकट्ठा किए गए पौधों के बारे में भूल ही गया था। मैंने देखा कि सारी पत्तियां सिकुड़ गई हैं, सारे पौधे भी सूख से गए और कुछ फूल भी सिकुड़ गए, ठीक है। तो पत्ती सिकुड़ गया, पौधा सिकुड़ गया और कुछ फूल था वो सिकुड़ गया, ठीक है, अब इसको रख नहीं सकते हैं। माँ को बताने पर उन्होंने कहा, जब लड़का बोलता है कि माँ को कि ये सब सिकुड़ गया है, तो उसकी माँ क्या बताती है, एक एक पौधे को अखबार के मोड़ के अंदर तह लगाकर रखना होता है, फिर इस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना होता है। पौधे सूखते हैं मगर सिकुड़ते नहीं, फिर इसका एल्बम तैयार कर सकते हैं। जैसे फोटो का एल्बम तैयार करते हैं ना, फोटो का पॉलिथीन जैसा रहता है, उसी में क्या फोटो के अंदर घुसा देते हैं, ठीक है, एल्बम तैयार हो जाता है, बिल्कुल इसी प्रकार से। तो उसकी माँ क्या बताए, पहला बताए ना कि एक न्यूज़पेपर ले लेंगे, फिर इस पर क्या करेंगे, इस पर पौधा को रख देंगे, ठीक है, पौधा को रख दिए, फिर इसके ऊपर एक और न्यूज़पेपर रख देंगे, ठीक है, रख दिए, तो उसको फिर क्या करेंगे, एक बड़ा सा वजन वाला कुछ चीज रख देंगे, जैसे कोई मोटा किताब रख देंगे या ईंट रख देंगे, ठीक है, इसके ऊपर रख दिए, जिसके कारण ये दब गया। फिर क्या करना है, कुछ दिनों के लिए ना छोड़ देना, इससे क्या होगा, पौधा सूखेगा लेकिन सिकुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो दबा हुआ है। जैसा आप ये देख सकते हैं, पौधा है ना, ये पौधा न्यूज़पेपर के ऊपर रखा हुआ, फिर इसके ऊपर भी एक न्यूज़पेपर रखा हुआ, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ वजनदार कुछ रखा हुआ होगा ताकि ये चप जाए, ठीक है, और सूखता है लेकिन सिकुड़ता नहीं है।
तो देखिए ये सूखा है लेकिन सिकुड़ा नहीं है, देख सकते हैं पत्ता। फिर इसको क्या किया जाएगा, फिर इसका संग्रह किया जाएगा, एल्बम तैयार किया जाएगा, फिर इसको हर्बेरियम में रखा जाएगा। देखिए आगे क्या सवाल पूछा जा रहा है, माँ ने हर्बेरियम बनाने के लिए क्या क्या कहा, क्रमवार लिखिए। क्रम से लिखना है कि पहले क्या करना है वो लिखेंगे, उसके बाद क्या करना है फिर वो लिखेंगे, उसके बाद क्या करना है वो लिखेंगे, ठीक है। क्रमवार इसी को बोलते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से। तो उत्तर लिखेंगे, माँ ने हर्बेरियम बनाने के लिए, कहाँ से लिखे, ये क्वेश्चन से लिखे, माँ ने हर्बेरियम बनाने के लिए क्या क्या कहा, यहाँ से यहाँ तक लिख दिए। जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उसी तरह से जवाब देता है। तो माँ ने हर्बेरियम बनाने के लिए सर्वप्रथम यानी सबसे पहले बताई कि पौधे को अखबार के मोड़ के अंदर तह लगाकर रखना होता है, फिर इस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। पौधे सूखते हैं मगर सिकुड़ते नहीं, फिर इसका एल्बम तैयार कर लिया जाता है। इसी तरह कई पौधे को सुखाएंगे, उसके फूल को सुखाएंगे, पत्ती को सुखाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हर्बेरियम तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, हर्बेरियम बनाने के लिए मुझे दोबारा पौधे इकट्ठे करने पड़े, क्योंकि इस लड़का को पता ही नहीं था कि किस प्रकार सुखाते हैं। तो सारा पौधा, फूल, पत्ती सब सिकुड़ गया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसको फिर से पौधा इकट्ठा करना पड़ा। आगे देखिए, हर्बेरियम बनाने के लिए क्या तैयारी करनी होगी। दूसरा सवाल है, हर्बेरियम तैयार करने के लिए पौधों को किस प्रकार से रखना चाहिए। तो ये लगभग क्या सेम सवाल है। देखिए आंसर लिखेंगे, हर्बेरियम बनाने के लिए, देखिए यहाँ लिखा हो ना, हर्बेरियम बनाने के लिए क्या तैयारी करनी होगी, ये जैसे स्टार्ट है उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। हर्बेरियम बनाने के लिए सबसे पहले पौधों को जमा करना होगा, ठीक है, होगी ये लिखा हुआ, तो उसी तरह जवाब देंगे, होगा, होगा, होगी, इस तरह से, ठीक है, जवाब देंगे, होगा, होगा, होगा लिख दिए। तो जिस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं ना उसी तरह से जवाब देते हैं। हाँ, प्रश्न क्या लगभग क्या सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो उत्तर लिखेंगे, हर्बेरियम बनाने के लिए सबसे पहले पौधों को जमा करना होगा। पूछ रहा था कि क्या करना होगा, तो लिख दिए पौधों को जमा करना होगा, फिर एक एक पौधे को अखबार के मोड़ के अंदर तह लगाकर रखना होगा, फिर इस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना होगा। इस तरह से वजन रखने पर पौधा सिकुड़ेगा नहीं लेकिन सूख जाएगा। अगला सवाल है, हर्बेरियम तैयार करने के लिए पौधों को किस प्रकार से रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चाहिए है, ठीक है, तो चाहिए करके जवाब देंगे। देखिए हर्बेरियम तैयार करने के लिए, ठीक है, जिस प्रकार से स्टार्ट है क्वेश्चन उसी प्रकार से आंसर स्टार्ट करेंगे। तो उत्तर लिखेंगे, हर्बेरियम तैयार करने के लिए एक एक पौधे को अखबार के मोड़ के अंदर तह लगाकर रखना चाहिए, फिर इस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ, अन्य पौधे, ठीक है ना, अन्य पौधे। मैं अपने हर्बेरियम में और पौधों को भी शामिल करना चाहता था, इसलिए पौधों की खोज का काम जारी रहा। तो लड़का क्या घास वाले बगीचे में ढेर सारा पौधा ढूंढा, उसके बाद तालाब में ढूंढा, तो विभिन्न प्रकार के पौधे उसको मिल गए। एक दिन पास के तालाब में कुछ ऐसा पौधा दिखा, तो ये देख रहे हैं ये पूरा तालाब को ढक लेता है। आप जरूर देखे होंगे, नदी में भी देखे होंगे, तालाब में भी देखे होंगे। इसका पत्ता क्या होता है, चौला रहता है, और इसमें इस तरह से, ठीक है, हवा भरा हुआ रहता है इसमें, आप जरूर देखे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या रहता है, फूला हुआ रहता है, पत्ती के जो है ना नीचे वाला भाग इस तरह से फूला हुआ रहता है। ये जो फूला हुआ भाग है ना, यही मदद करता है इसको पानी में तैरने में, ठीक है, इसके कारण क्या है वो पानी के ऊपर रहता है, नहीं तो डूब जाएगा। घास वाले बगीचे में लगे पौधे तो ऐसे थे, तो घास में लगा हुआ बगीचा वाला पौधा कैसा था, यहाँ पर देख सकते हैं कैसा है, एक लंबा सा है, इस तरह से पत्ता निकला हुआ, ठीक है, और इसका जड़ इस तरह से फैला हुआ। दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। इसका भाग क्या है, इसका पत्ती के नीचे वाला भाग ऐसे फूला हुआ है, इसमें हवा भरा हुआ है जो इसको पानी के ऊपर रहने में मदद करता है, लेकिन इसको तो पानी के ऊपर रहना नहीं है, तो कुछ भी फूला हुआ भाग नहीं है, इसमें हवा नहीं भरा हुआ है इसमें, ठीक है, पत्ता उता में या फिर जड़ में, तो काफी अंतर है दोनों में। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, चित्र देखकर दोनों पौधों में तुलना करके लिखिए। तो दोनों पौधा में हमें तुलना करना है, एक पानी वाला पौधा और एक मिट्टी में उगने वाला पौधा।
क्या बोला? पौधे के अंग, जड़ें, पत्तियों का रंग, पत्तियों का आकार, पत्तियों के बीच की दूरी। तो बगीचे के पौधे में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है और पानी के पौधे में क्या दिखाई पड़ रहा है, ये चारों लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए बगीचे के पौधे में ना, बगीचे के पौधे में जो जड़ें थे वो झाड़ीदार था, ठीक है, झाड़ीदार, ठीक है। एक ही जगह से ना ढेर सारा जड़ निकलता है ना, उसको बोलते हैं झाड़ीदार, ठीक है। गाजर में क्या होता है, एक बड़ा सा ऐसे रहता है और हल्का हल्का ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक है ना, और पत्ता ऐसे निकला हुआ रहेगा, ठीक है। गाजर क्या जमीन के अंदर है, तो ये झाड़ीदार नहीं है, इसमें एक मेन रूट है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, मूसला जड़, लेकिन इसको बोलते हैं क्या, झकरा जड़, क्योंकि ढेर सारा जड़ है ना, ठीक है, ढेर सारा जड़ एक ही बार में निकला हुआ। तो घास में ये आपको देखने को मिलेगा, आप घास उखाड़ कर देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो बगीचे के पौधे का जड़ क्या है, झाड़ीदार है, लेकिन पानी के पौधे का जड़ है ना अल्प झाड़ीदार है, ठीक है, अल्प यानी थोड़ा बहुत। पत्ती का रंग क्या है, बगीचा वाला में गहरा हरा है, पानी के पौधे का हरा है। पत्ती का आकार क्या है, बगीचा में ना छोटा है और पतला है, ठीक है ना, इस तरह से पतला पतला है, ठीक है ना, पतला पतला। लेकिन पानी का क्या है, पानी के जो पौधा है ना उसमें क्या चौड़ा चौड़ा पत्ता होता है, ठीक है ना, इस तरह से देखिए, इस तरह से चौड़ा चौड़ा पत्ता रहता है, ठीक है, चौड़ा चौड़ा इस तरह से, अब देखे होंगे इस तरह से। और क्या है, बड़ा बड़ा दम पत्ता है। और पत्तियों के बीच की दूरी क्या है, बगीचे वाले पौधे में ना कम दूरी पे है, लेकिन पानी के पौधे में ना अधिक दूरी पे है, क्योंकि पानी का जो पौधा देखेंगे कि पत्ता ऐसे ऐसे क्या है, ऐसे ऐसे फैला हुआ। तो ये दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों के बीच में जो दूरी है ना ये ज़्यादा है, ठीक है, ये दोनों के बीच में दूरी, ये दोनों के बीच में दूरी, तो पत्तों के बीच में दूरी है ना ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बगीचा वाला पौधा में कि इस तरह से अगर पत्ता है तो दूरी क्या है, दूरी नज़दीक नज़दीक है, ठीक है, देख रहे नज़दीक नज़दीक। तो ये था आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं कि पत्ता क्या नज़दीक नज़दीक है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि क्या एक पत्ता इधर है तो एक पत्ता इधर, एक पत्ता इधर, इस तरह से क्या फैला हुआ। तो दूरी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, दूरी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें क्या, इसमें दूरी क्या पत्तों के बीच में बहुत कम है। आगे बोला जा रहा है, हमारे कैंपस में बहुत सारे बबूल के पेड़ हैं, कुछ कैक्टस भी हैं। माँ ने तो रेत भरे गमले में कैक्टस की कुछ किस्मों को लगाया भी है, ठीक है। ये जो बबूल है कांटेदार, कैक्टस कांटेदार, ठीक है ना, तो ये कम पानी वाले क्षेत्र में उगते हैं, ठीक है ना, मरुभूमि रेगिस्तान में उगते हैं। इन सभी को कम पानी चाहिए, कम पानी में जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। इनके पत्ते हैं ना बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक्चुअली ये कांटा जो दिख रहा है ना वो एक्चुअली में पहले क्या था, पत्ता था। ये आपको साइंस में पढ़ना है अनुकूलन में, तो आगे वाले क्लास में आप पढ़िएगा। तो बबूल और कैक्टस क्या है, रेगिस्तान में उगते हैं। घास वाला बगीचा या तालाब में उगे पौधों में कैक्टस जैसा इतना मोटा हरा तना या कांटे तो मैंने देखा ही नहीं था। इसका जो मोटा तना होता है ना, मोटा तना गूदेदार, ये पानी को जमा करके रखता है, ठीक है ना, ताकि काम आ सके, क्योंकि रेगिस्तान में पानी का बहुत कमी रहता है। मैंने सुना है कि बबूल और कैक्टस तो मरुभूमि के पौधे हैं। मरुभूमि यानी रेगिस्तान, डेजर्ट, जहाँ पर पानी क्या होता है, बहुत कम रहता है। जबकि मुझे ये और भी जगह दिखे हैं, जैसे कोलकाता में, दिल्ली में तथा गंगटोक में भी। गंगटोक, ठीक है, चैप्टर 1 में पढ़ा है। ये सिक्किम की राजधानी है, कोलकाता तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। तो ये लड़का क्या दिखता है ना, सुना तो है कि बबूल और कैक्टस रेगिस्तान में उगता है, ठीक है, लेकिन ये जगह जगह दिख जाता है, ठीक है ना, शहर में, गांव में दिख जाता है, जहाँ पर क्या रेगिस्तान नहीं है वहाँ पर भी। जैसे गांव में देख सकते हैं कि पेड़ पौधा है, ठीक है, फसल उगा हुआ है, फिर भी यहाँ पर बबूल का पौधा है, ठीक है, तो यहाँ पर तो रेगिस्तान नहीं है फिर भी उगा हुआ है। या आप अपने घर के आसपास देखे होंगे, ठीक है, गमला में या फिर जमीन पर। तो क्या पूछा जा रहा है, क्या आपके आसपास भी ऐसे पौधे दिखते हैं? तो बिल्कुल दिखते हैं। अगर हाँ तो सोचकर लिखे कि वे वहां कैसे पहुंचे होंगे। तो हम सब गमले में क्या करते हैं, इसका कुछ टुकड़ा रोप देते हैं, तो फिर इससे क्या होता है, इससे निकल आता है, बड़ा बड़ा होते रहता है। तो क्या करते हैं, बीज नहीं रोपते हैं, इसका कुछ भाग तोड़ करके रोप देते हैं। इसी तरह लोग गाँव में भी रोप देते हैं, ठीक है ना, ये जमीन में छोटा सा रोप दिए हैं तो फिर ये जड़ धर लिया, फिर ये बड़ा होते रहता है। तो क्या बोल रहा था, क्या आपके आसपास भी ऐसे पौधे दिखते हैं? तो बिल्कुल हाँ दिखते हैं।
अगर हाँ तो सोचकर लिखिए कि वे वहां कैसे पहुंचे होंगे। तो देखिए, हमारे आसपास भी बबूल और कैक्टस जैसे पौधे दिखते हैं, ठीक है, ऐसे पौधे दिखते हैं, तो कैक्टस जैसे पौधे दिखते हैं। इस प्रकार के पौधे के डंठल नहीं लगते हैं, इनके डंठल को काट कर मनुष्य इधर उधर फेंक देते हैं या रोप देते हैं, फिर यही विकसित होकर पौधा बन जाते हैं। मान लेते हैं कि रेगिस्तान है, ठीक है, मान लेते हैं राजस्थान है, उधर उधर से कोई आदमी आके लेके आया, जब आया ना पटना में, पटना के एग्जाम्पल लेते हैं या बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं, तो बिहार में लेके आया, ठीक है, उसका डंठल लेके आया, वही डंठल को क्या इधर उधर रोप दिया, ठीक है, तो वो फिर बड़ा हो गया, फिर उससे तोड़ करके कोई और रोप दिया, ठीक है, इस तरह से करके क्या हो गया, इस तरह से कर करके बबूल का पौधा और कैक्टस का पौधा उग गया। आगे लिखा हुआ, मुझे कैंपस के पेड़ पौधों के बारे में जानने की इतनी इच्छा थी कि मैं अब हर नए दिखने वाले पौधे की एक पत्ती और फूल इकट्ठा करने लगा, ठीक है, इतना एक्साइटेड ये लड़का हो गया। लोगों से नाम भी पूछता रहा, जो भी आदमी मिल जाता उससे वो नाम पूछ लेता था, पत्ती का और फूल का। कहीं कहीं पौधे के पास उनके नाम भी लिखे हुए थे, ठीक है। तो आप कहीं देखे होंगे, तो गार्डन वार्डन में देखे होंगे या चिड़ियाघर में देखे होंगे, तो ठीक है ना, पेड़ पे क्या होता ना, नाम भी लिखा हुआ था, ठीक है। इसी तरह के ना घास वाले बगीचा या गार्डन था ना कॉलेज के कैंपस में, तो पेड़ के पास, पौधा के पास, फूल का पौधा, ठीक है, सजावटी पौधा, तो उसके पास है ना उसका नाम भी लिखा हुआ था। कहीं कहीं पौधे के पास उनके नाम भी लिखे हुए थे। इस प्रकार मुझे उनके नाम भी मिल जाते हैं, ठीक है। और क्या करने लगा लड़का, लोगों से नाम भी पूछता रहा। माँ ने कहा, कई बार पेड़ पौधे जहाँ उगे हों वहीं देखकर पहचानना आसान होता है, ना कि सिर्फ एक पत्ती या एक फूल से, ठीक है। तो लड़का अपनी माँ से भी कई बार पूछ चुका, फूल ले जाता था, पत्ती तोड़ के ले जाता था, बोलता था कि ये किस पौधे के पत्ती या फूल है। अगर हम खाली एक किसी को एक पत्ता दिखा रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि बता कि ये किस पेड़ का पत्ता है, किस पौधा का पत्ता है, ठीक है। आम अमरूद का तो पहचान जाएगा कोई व्यक्ति, लेकिन जो पौधा होता है ना जंगली पौधा, उसको पहचानने में दिक्कत होगा, ठीक है। बहुत सारे क्या होते हैं, जंगली फूल होते हैं, गुलाब का फूल ले जाएंगे तो पहचान लेगा कि ये गुलाब का फूल है, लेकिन जो बहुत सारे जंगली पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें भी फूल उगते हैं। तो उसकी माँ वही समझाती है, जहां पर वो पौधा उगा हुआ है ना, ठीक है, तो वहां पर पहचानना आसान होता है, क्योंकि वहां पर ढेर सारे पौधे होते हैं, ठीक है ना, ढेर सारे पौधे होते हैं एक ही तरह के, तो उसके पत्ते, फूल, ठीक है, और पौधा को देखकर आसानी से कोई भी बता सकता है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, मैंने लगाई प्रदर्शनी, ठीक है, मैंने लगाई प्रदर्शनी, जितना वो फूल, पत्ता और पौधे जमा किया ना, उसको सुखा करके क्या बनाता है, हर्बेरियम, वनस्पति संग्रहालय। मैंने घूम घूम कर और लोगों से बातचीत कर 40 पौधों को इकट्ठा किया है और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की है। तो लड़का क्या अपनी माँ से पूछता है, लोगों से पूछता है और उस पौधे के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। मैंने उनकी प्रदर्शनी बनाकर मैडम की मदद से स्कूल के बोर्ड पर लगा दी। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रदर्शनी लगाया, ऐसे एक बोर्ड बना दिया, ठीक है, इसमें कुछ बॉक्स वॉक्स बना दिया होगा, या फिर पौधों के क्या साट भी सकते हैं ना, फूल को साट भी सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें एक पौधा है, इसमें एक पौधा है, इसमें एक फूल है, इस तरह से, और उसके नीचे है ना, उसके नीचे डेटा लिखा हुआ था, जानकारी लिखा हुआ था उस पौधे या फूल से संबंधित, पत्तों से संबंधित, ठीक है, कि ये पौधे कहाँ उगते हैं, इस पौधे का फूल का रंग क्या होता है, पत्ते का आकार क्या होता है, ठीक है ना, किस देश में ज्यादा मिलते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीजें। आगे बोल रहा है, प्रदर्शनी बनाने के कौन कौन सा फायदा है। तो देखिए, प्रदर्शनी बना, ठीक है, तो उसके नीचे क्या जानकारी लिखा हुआ उस फूल, पौधा और पत्ता से संबंधित, तो कोई भी पढ़ करके ना ज्ञान अर्जित कर सकता है, तो यही फायदा है। पौधों की प्रदर्शनी से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है, तो पौधे की प्रदर्शनी से हमें पता चलता है कि पौधा का आकार क्या है, ये पौधा पेड़ होता है कि झाड़ी होता है कि छोटा पौधा होता है, ठीक है, बीज कैसा होता है, ठीक है, फल देता है तो फल कैसे देता है, ठीक है, रंग क्या होता है, पत्ती का आकार कैसा होता है, पौधे कहाँ उगते हैं, कहाँ उगते हैं मतलब पहाड़ी इलाके में उगते हैं या रेगिस्तान में उगते हैं, इस तरह से। तो ये सभी प्रकार की जानकारियां हमें प्रदर्शनी से मिलती हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा था प्रदर्शनी बनाने के कौन कौन से फायदे हैं, तो लिखेंगे प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जमा कर उनके बारे में विशेष जानकारी बोर्ड पर लगा दी जाती है, जिसको पढ़कर बाकी लोग भी उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो बनाया है वो तो जानकारी इकट्ठा कर ही लिया है,
ठीक है, लेकिन बाकी लोग भी उसको पढ़कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उस फूल, पत्ता और पौधा के बारे में। अगला सवाल है, पौधों की प्रदर्शनी से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो लिखेंगे पौधों की प्रदर्शनी से हमें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख दिए, उन पौधों से संबंधित विभिन्न जानकारियां मिलती हैं, जैसे पौधे का नाम, फूल का आकार, रंग रूप, ये किस मिट्टी और मौसम में उगते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, इत्यादि। जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं जिनमें औषधीय गुण होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तुलसी का, ठीक है ना, तो बहुत सारा उपयोगिता है। तो वही बोला जा रहा है, उसकी उपयोगिता के बारे में लिखते हैं। और किस मिट्टी में उगता है, आपको आगे आने वाली क्लास में ना मिट्टी का प्रकार भी पढ़ना है कि काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, ठीक है ना, इस तरह से ढेर सारी मिट्टी होता है। तो हर मिट्टी में विभिन्न प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, ठीक है। आगे बोला जा रहा है, पेड़ पौधा और जंतु, कई तरह के जीव जंतु भी मेरे कैंपस में है, ठीक है, कई तरह के जीव जंतु भी मेरे कैंपस में है। तो पेड़ पौधे तो ढेर सारे हैं, तो पेड़ पौधे जहाँ रहेंगे वहां पर पशु पक्षी तो रहेंगे ही, क्योंकि उनको आश्रय मिलता है, रहने का जगह मिलता है। पेड़ पे क्या पक्षी घोंसला बनाएंगे, पेड़ के छांव में क्या जो जानवर सब है वो सब रहेंगे, अब पेड़ों से उन्हें भोजन भी मिलता है। तो पेड़ पौधे जहाँ रहेंगे वहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहेंगे ही रहेंगे। तो ये बोला जा रहा है, कई तरह के जीव जंतु भी मेरे कैंपस में ढेर सारा पेड़ पौधा है। ऐसा मेरे कोलकाता वाले भैया के घर के आसपास तो नहीं है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे? तो कोलकाता में क्या घनी आबादी है, ठीक ना, शहर है, तो वहाँ पर ढेर सारे बिल्डिंग है, तो पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम है। बिल्डिंग जहाँ ज़्यादा रहेगा तो नाले की संख्या ज़्यादा रहेगा, गंदगी ज़्यादा रहेगा। कुछ जवाब मेरे मन में है जो इस प्रकार है, हमारे यहाँ इतने तरह के पेड़ पौधे हैं, इसलिए इतने तरह के पशु पक्षी हैं, मगर कोलकाता में मेरे भैया के घर के पास पेड़ पौधे नहीं है। एक बड़ा नाला है, ठीक है, एक नाला है, इसलिए शायद सिर्फ मच्छर और कभी कभी कौवे दिखाई देते हैं। तो नाला है बड़ा सा, तो वहाँ पर कुछ कचरा उचरा रहता है तो कौवा खाता है। उसके बाद है कि चूहा हुआ मर गया या फिर कोई जीव मर गया तो कौवा दिखाई देता है नाला के पास, और मच्छर तो रहेगा ही, उसका वही घर है। तो आगे सवाल है, कोलकाता और लक्ष्मणगढ़ के कैंपस में क्या अंतर है? दूसरा क्वेश्चन है, अंतर के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, सोचकर लिखिए, ठीक है। ये जो कारण बताया गया है ना, इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकता है वो इसमें लिखेंगे। एक उत्तर लिखेंगे, कोलकाता और लक्ष्मणगढ़ के कैंपस में निम्नलिखित अंतर है। ये कैसे लिखेंगे? निम्न, नी लिखेंगे आधा म और न लिखें, निम्न। तो कोलकाता और लक्ष्मणगढ़ के कैंपस में निम्नलिखित अंतर है, यानी नीचे लिखा गया है। फिर क्या करेंगे, ये बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे और 20 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको बस ये सिर्फ करना है, ठीक है, और इसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा कॉपी में। इस तरह से पूरा बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस खाली क्या करना है, 20 से डिवाइड कर देना है और इसको सिर्फ अंडरलाइन कर देना है कॉपी में। तो कोलकाता कैंपस के बारे में यहाँ लिखेंगे, लक्ष्मणगढ़ के कैंपस के बारे में यहाँ लिखेंगे। यहाँ जीव जंतु नहीं है, यहाँ कई प्रकार के जीव जंतु हैं। लक्ष्मणगढ़ कैंपस में जो राजस्थान में है तो कई प्रकार के जीव जंतु हैं। यहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, तो यहाँ पर क्या तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जीव जंतु फर्स्ट में बता रहे हैं तो इसमें भी जीव जंतु के बारे में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पेड़ पौधे के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पर भी पेड़ पौधे के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। नंबरिंग सेम रहना चाहिए, ये नहीं कि इसमें पेड़ पौधा बताया तो इसमें जंतु के बारे में बताया, तो मैच नहीं करेगा। तीसरा क्या, कोलकाता कैंपस में ना एक नाला है जहाँ सिर्फ मच्छर और कभी कभी कौवे दिखाई देते हैं, लेकिन लक्ष्मणगढ़ कैंपस में क्या है, यहाँ नाला का तो अभाव है, नाला की संख्या तो बहुत कम ही है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कम है, ठीक है। लक्ष्मणगढ़ का कैंपस क्या बहुत बड़ा है, तो बिल्डिंग क्या है कम है। यहाँ नाला का तो अभाव है, स्वच्छता अधिक होने की वजह से कई पशु पक्षी दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ कौवा दिखाई पड़ता है, ठीक है, और मच्छर दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण क्या पशु पक्षी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल था क्या अंतर के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, सोचकर लिखिए। तो देखिए, कोलकाता क्या शहरी क्षेत्र में है जहाँ घनी आबादी है, ढेर सारे लोग रहते हैं। जब ढेर सारे लोग रहेंगे तो नालों की संख्या ज़्यादा रहेगा, गंदगी ज़्यादा रहेगा, और पेड़ पौधों की संख्या क्या है कम रहेगा। इसके कारण नाला तो अधिक है लेकिन पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी कम है,
जब पेड़ पौधे कम रहेंगे तो पशु पक्षी ऑलरेडी कम रहेंगे, जबकि लक्ष्मणगढ़ में कम आबादी है, ठीक है। और यहाँ का कैंपस क्या बहुत बड़ा है, ये पढ़ाने वाला बिल्डिंग हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहने वाला बिल्डिंग हो गया, रहने वाला। तो संख्या कम है लेकिन जगह क्या ज़्यादा है। तो लक्ष्मणगढ़ के कैंपस में ना आबादी कम है, यहाँ पेड़ पौधे अधिक होने के कारण पशु पक्षी अधिक हैं। आगे बोला जा रहा है सोचकर बताइए। इस पूरा चैप्टर पढ़ लिए, अब आपको सोचना है। क्या कुछ पौधों को पूरी तरह नष्ट करके अलग से बगीचा बनाना चाहिए? अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखिए। दूसरा सवाल है कुछ पौधों को पूरी तरह से नष्ट करने पर क्या होगा? दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखिए, दोस्तों के साथ चर्चा कर लिखिए। तो देखिए कुछ पौधों को पूरी तरह से नष्ट करके अलग से बगीचा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो नहीं बनाना चाहिए। कुछ पौधों को, कुछ खास तरह के पौधों को क्यों नष्ट करेंगे, ठीक है ना, क्यों नहीं नष्ट करेंगे? बगीचे में बेकार के उगे बड़े बड़े घास के पौधों को नष्ट कर देना चाहिए और इनकी जगह जरूरी पौधों को लगा देना चाहिए। जो हम जरूरी पौधा लगाना चाहते हैं, भले वो सजावटी पौधा हो, ठीक है ना, या फिर कुछ फलदायी पौधा देने वाला हो। तो यहाँ बोला जा रहा है कुछ पौधों को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्या कर नष्ट करना चाहिए? बड़े बड़े जो घास उगे हुए हैं ना बेकार के, उसको नष्ट कर देना चाहिए। देखिए कुछ पौधों को पूरी तरह से नष्ट करने पर क्या होगा? देखिए कुछ पौधों को पूरी तरह से नष्ट करने पर क्या होगा? बगीचे की हरियाली कम हो जाएगी। जब देखते थे पहले क्या ढेर सारे पेड़ पौधा उगा हुआ है विभिन्न प्रकार के, जब खास तरह के पेड़ पौधा समाप्त कर देंगे तो हरियाली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हरियाली कम हो जाएगा तो सुंदरता कम हो जाएगा और उस खास पौधे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं बगीचा से पूरी तरह से उस खास पौधे को पूरी तरह से नष्ट कर दिए, ठीक है। तो फिर क्या होगा? फिर नया पौधा उगने में दिक्कत होगा, तो उस खास पौधे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।